जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउसेस। कुंडली में घर को कैसे देखा जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ एकदम बेसिक लेवल पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि एक कुंडली के अंदर पूरे ब्रह्मांड को आपने समा लिया है। ये 12 घर जो कुंडली में होते हैं, इन्हीं 12 घर में से कोई ना कोई घर में कोई ना कोई चीज़ रहती है। ये लेक्चर में हम एकदम बेसिक स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा भाव, कौन सा घर क्या बताता है। अब देखिए, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कुंडली कैसे बनती है, और आज मैं सिर्फ हाउसेस की बात करने वाला हूँ, राशि की बात नहीं करने वाले। आज हम हाउ टू मेक कुंडली वाले लेक्चर में हमने बताया था हाउस कैसे प्रोग्रेस करता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। अभी हमें ये पता है कि हाउस फिक्स होते हैं, हाउस कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ये फर्स्ट हाउस ही रहने वाला है, सेकंड हाउस ही रहने वाला है, थर्ड हाउस ही रहने वाला है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउस होता है लग्न कुंडली का, वो ये वाला घर है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम हमेशा लग्न कहते हैं। फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है? फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो राशि आपको रियल नेचर देती है। फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है उनसे रिलेटेड आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। फर्स्ट हाउस आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी हेल्थ है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर है। तो फर्स्ट हाउस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है लग्न कुंडली का, क्योंकि वो ही आपका रियल नेचर बताता है। अब जैसे ही हम सेकंड हाउस में चले जाएंगे, सेकंड हाउस में आपका फूड हैबिट है, आप क्या खाना पसंद करते हो, आप कैसे खाते हो। सेकंड हाउस आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है, आप कितने धन अर्जित कर सकते हो। सेकंड हाउस आपके इमीडिएट फैमिली है, बच्चा जिस कुटुंब में, जिस घर में बॉर्न हुआ है, वो इमीडिएट फैमिली सेकंड हाउस से देख सकते हैं। सेकंड हाउस से हम बच्चे का संस्कार देखते हैं, जो उसके घर से उसे मिलता है, जो उसके माता पिता से उसे मिलता है। सेकंड हाउस आपका स्पीच है, और सेकंड हाउस आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आपने कितना वेल्थ अर्जित किया है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी, एफडीज, इन्वेस्टमेंट्स, ये इस घर से पता चलेगा। और देखिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है सारे घरों में। मैंने आपको पहले भी बताया है, हम ये लेक्चर में एकदम बेसिक लेवल की बात करेंगे कि जब भी हम कुंडली देख रहे हैं तो बेसिक इतनी चीज़ तो आपको पता होनी ज़रूरी है। बाद में धीरे धीरे आप सीखते सीखते आपको पता लगेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उस घर से देख सकते हैं। अब सेकेंड हाउस के बाद थर्ड हाउस आता है। थर्ड हाउस में हमें पता चलता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, हमारी एनालिटिकल पावर के बारे में, हमारे करेज के बारे में, हम कितने हिम्मत, साहसी है, हम में कितना साहस है किसी चीज़ को हासिल करने का, किसी चीज़ के लिए फाइट करने का। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का भी है, थर्ड हाउस हमारे नेबर्स का भी है, थर्ड हाउस हमारे हाथ का भी है, हाथों से जो कार्य किए जा रहे हैं, राइटिंग स्किल्स। और थर्ड हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी देख सकते हैं, यात्रा के लिए भी थर्ड हाउस देखा जाता है। अब थर्ड हाउस के बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जब भी देखे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है। ये हाउस आपको बताएगा कि ये व्यक्ति कितना संतुष्ट है। फोर्थ हाउस हमारे पीस ऑफ माइंड का हाउस है। फोर्थ हाउस हमारे माता का हाउस है। माता से रिलेटेड सवाल, माता की स्थिति जाननी है तो हम फोर्थ हाउस देखेंगे। सुख का स्थान है फोर्थ हाउस, आपके खुद के घर का स्थान है फोर्थ हाउस। आप जिस घर में रह रहे हो वो फोर्थ हाउस बताएगा। आपके व्हीकल्स का फोर्थ हाउस में स्थान है, आप जो गाड़ी चलाते हो, आपके पास गाड़ी है नहीं है, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से पता चलती है। और फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस अगर अच्छा हो तो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है, सुकून से सो सकता है। फोर्थ हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो वो व्यक्ति की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। फोर्थ हाउस को हम डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जिसका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट अच्छा हो, वो हमेशा सुखी रहेगा। सुख का स्थान है फोर्थ हाउस। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, माता का स्थान भी फोर्थ हाउस है, सुख का स्थान भी फोर्थ हाउस है। माता के पास जब भी बच्चा जाता है उससे ज़्यादा सुखी कहीं नहीं रहता। उसे एक प्रोटेक्शन फील होता है, उसको एक केयरिंग मिलता है, एक नरिशमेंट मिलता है माता के पास। और देखिए, कुंडली भी बता रहा है जहाँ माता है वहाँ सुख है। आप ऐसे देखने की कोशिश कीजिए हर चीज़ को। अब देखिए, फोर्थ हाउस के बाद आता है फिफ्थ हाउस, पंचम भाव। पंचम भाव भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बताता है और ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताता है। देखिए, फिफ्थ हाउस आपके चिल्ड्रन का है, फिफ्थ हाउस आपके क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ हाउस
रोमांस को बताता है, एक बंदा कितना रोमांटिक है। 5th हाउस अगर डैमेज है वो बंदे को कुछ नहीं पता रोमांस के बारे में। 5th हाउस अगर बहुत अच्छा है वो बंदा खराब मूड में भी रोमांटिक रहता है। देखिए ये घर आपका फ्यूचर का घर है, फ्यूचर दर्शाता है आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। 1st हाउस आप खुद हो, 5th हाउस आपका फ्यूचर है। 5th हाउस से आप क्या देखेंगे, आपके चिल्ड्रन, आपका क्रिएटिविटी। 5th हाउस में कोई अच्छे शुभ प्लैनेट हो, क्रिएटिव प्लैनेट हो, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी व्यक्ति को पागल बनाने वाला घर भी 5th हाउस है, और किसी व्यक्ति को हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने वाला भी 5th हाउस है। 5th हाउस इसलिए आपका फ्यूचर है। 5th हाउस आपको पागल भी बना सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी बना सकता है। जिस व्यक्ति के घर में 1st हाउस और 5th हाउस और साथ साथ में 9th हाउस भी अगर अच्छा हो जाए, वो व्यक्ति अकेला ही काफ़ी है हर चीज़ को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। इस व्यक्ति को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। ये 5th हाउस के बाद आता है 6th हाउस। अब 6th हाउस में आपको थोड़ा ठहरना होगा। 6th हाउस जो है इसे बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा अशुभ भी हमेशा नहीं होता, परंतु यहाँ पे ठहराव की ज़रूरत है। देखिए अभी तक जितने भी घर थे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इनमें कोई ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं थे। 3rd हाउस में थोड़ा है, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि देखिए करेज की बात आती है, हिम्मत की बात आती है, तो हिम्मत इंसान कब दिखाता है? 3rd हाउस में हिम्मत है आपका। हिम्मत आपको तभी दिखाना होता है जब काम इजीली नहीं हो रहे, सामने से काम नहीं हो रहे, तभी इंसान को पराक्रम की ज़रूरत पड़ती है। धीरे धीरे समझेंगे। अब मैं बात करता हूँ 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस आपका डेली रूटीन है। 6th हाउस से क्यों लोग इतना डरते हैं, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके शत्रु 6ठे भाव से देखा जाता है, आपके कितने दुश्मन होंगे। लिटिगेशन 6th हाउस में देखा जाता है, आप किसी समस्या में तो नहीं पड़ने वाले हो, तो 6th हाउस बताता है कि आप कोई लिटिगेशन में फंसने वाले हो या नहीं। 6th हाउस आपका डिजीज़ का घर है, आपको बीमारियां होंगी कि नहीं, आप बीमारियों से कितना जल्दी लड़ पाओगे वो भी 6th हाउस ही बताएगा। हीलिंग पावर, देखिए समस्या जिस घर से शुरू होती है उसका हल भी आपको उसी घर से निकालना होगा। तो एक तरफ वो डिजीज़ का घर भी है और दूसरी तरफ वो हीलिंग का घर भी है। 6th हाउस को हमारे पूर्वजों ने इतना नेगेटिव हाउस क्यों कंसीडर किया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6th हाउस षड्रिपु का घर है, 6 एनिमीज। वो क्या है वो सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप प्लीज़ गूगल कीजिएगा। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य। और शास्त्र अनुसार 6th हाउस को नेगेटिव इसलिए कंसीडर किया गया है क्योंकि ये षड्रिपु का घर है। 6th हाउस हमारे कर्जे को बताता है। अगर 6th हाउस में कंपटीशन है, अगर 6th हाउस में दुश्मन है, अगर 6th हाउस में लिटिगेशन है, तो सॉल्यूशन भी आपको उसी से पता चलेगा कि आप उससे बाहर आ पाओगे कि नहीं, उससे लड़ पाओगे कि नहीं। अब आ जाते हैं 7th हाउस पे। 7वां घर हमारे रिलेशनशिप का घर है, हमारे लीगल पार्टनरशिप का घर है। तो हम 7वें घर से क्या देखेंगे? मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी 7th हाउस से देखेंगे क्योंकि वो लीगल एग्रीमेंट पे है। 7th हाउस को इस तरीके से भी देखा जाता है, अगर 1st हाउस आप खुद हो तो 7th हाउस आपके सामने वाली दुनिया है, आपकी सोसाइटी। तो 1st हाउस अगर आप हो तो सामने वाला व्यक्ति 7th हाउस से देखा जाएगा। सामने वाला व्यक्ति, सामने वाले लोग, सामने पूरी सोसाइटी जिससे आप बात कर रहे हो वो 7th हाउस से देखेंगे आप। 7वें के बाद अष्टम भाव, 8वां घर आता है। ये 8वें घर से रिलेटेड अगेन ये काफ़ी ज़्यादा डीप है और बहुत सारे डर और भ्रांति फैला रखे हैं 8वें घर से रिलेटेड। कुछ सही है और कुछ अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें हैं। तो देखिए 8वां घर सीक्रेसी का है, हिडन नॉलेज का है और डिजीज़ का भी है। जैसे देखिए 6th हाउस में जो है वो नॉर्मल डिजीज़ का है, 8th हाउस में हिडन डिजीज़ होते हैं कि क्रिटिकल हिडन डिजीज़ जिसकी सर्जरी करवानी हो जाए, अचानक में कुछ आ जाता है, वैसी सारी चीज़ें हैं। परंतु 8वें घर में आपके लिए नॉलेज भी है। ऑकल्ट नॉलेज 8वें घर से देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा नॉलेज है जो सबके लिए नहीं है। अगर आपका अष्टम भाव अच्छा है, एक्टिव है, तो ही आप ऑकल्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं। 8वें घर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है। ये घर रिसर्च का भी है। 8वें घर का स्ट्रॉन्ग होना बताता है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड हो। 8वां घर हमारे लॉन्जिविटी का है, हमारे आयु का, कि हम कितने आयु लेके आए हैं। एग्जिट 8th हाउस है। 8th हाउस में आपकी विरासत छुपी हुई है, आपको आपके लीनिएज से क्या कुछ मिलने वाला है। अगर आपको आपके माता पिता से
विरासत में प्रॉपर्टीज़ मिली है कि नहीं, वो अष्टम भाव बताएगा। जैसे कि अष्टम भाव में पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही कर्सेस भी हो सकते हैं, तो ध्यान से देखना होगा। 8th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हाउस भी है, क्योंकि वो बताता है कि आप गिरने के बाद भी दोबारा कितनी बार उठ के आगे बढ़ोगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8वें घर में आपके सीक्रेट अफेयर्स है, खाली रिलेशन अफेयर नहीं, कोई भी अफेयर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप छुपा के कर रहे हो वो अष्टम भाव में है। अब इसके बाद आ जाता है 9th हाउस। अब देखिए, एक बहुत ही शुभ घर है 9वां घर, और इसे कहा गया है धर्म भाव। ये घर में हमारा धर्म है, हमारे पिता का स्थान है 9th हाउस, हमारे बॉस का स्थान है 9th हाउस। अगर आपको जानना है आपके बॉस से रिलेशन कैसे है, 9th हाउस देख के आप पता कर सकते हैं। 9th हाउस आपके गुरु का स्थान है, 9th हाउस आपके टीचर्स का स्थान है, 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का स्थान है। 9th हाउस से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देख सकते हैं। 9th हाउस में आपका रिलीजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। 9th हाउस आपके लक का स्थान है। आप कितने लकी हो वो 9th हाउस बताएगा आपको। आपके साथ क्या भाग्य जुड़ा हुआ है, आप भाग्य में कितनी चीज़ें लाए हो साथ, ये आपका 9th हाउस बताएगा। अब 9वें भाव के बाद आता है 10वां भाव, 10th हाउस। 10th हाउस हमारे कर्मों का स्थान है। हर इंसान कर्म करता है, तो कर्म में हम प्रोफेशन भी जोड़ लेते हैं। हमारे करियर का स्थान भी 10th हाउस हो गया। 10th हाउस हमारा पब्लिक लाइफ हो जाएगा, पब्लिक एक्टिविटी आप जो कर रहे हो, सोसाइटी के लिए जो आप कर रहे हो, 10th हाउस है। आप कितने फेमस रहोगे वो आपका 10th हाउस बताएगा, क्योंकि 10th हाउस आपका रियल कर्म क्षेत्र है। वास्तविक में जो कर्म आप कर रहे हो इस धरती पे आके, वो सारी चीज़ें आप जो कर्म कर रहे हो वो 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस आपको सेलिब्रिटी बनाता है, 10th हाउस आपको मजदूर बना सकता है, 10th हाउस आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना सकता है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, 10th हाउस आपके कर्मों का है। और देखिए, हर व्यक्ति इंसान के रूप में जन्म तभी लेता है जब उसे कोई कर्म करना बाकी हो, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस कंसीडर किया जाता है। अब इसके बाद आता है 11th हाउस। 11वें घर को बोला गया है लाभ स्थान। अब लाभ से हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स, हमारे गेन्स इस घर में देखेंगे हम। हमारे होप्स एंड विशेस का घर है ये, कि हम जो डिज़ायर करते हैं उसे हम हासिल कर पाएंगे कि नहीं, वो आपका 11वां घर बताएगा। 11वां घर आपके लिक्विड मनी का है, 11वां घर आपके सोशल सर्कल का है, आपके मित्रों का है। 11वां घर एक ऐसा घर है जो अगर आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो और 11वें घर में कोई प्लैनेट हो, तो वो प्लैनेट आपको उस चीज़ की शक्ति देता है कि आप दोबारा से खड़े हो सके। कोई घर आपको ड्रैग कर रहा है, 11वें घर में प्लैनेट है, आपको वो प्लैनेट ज़रूर मदद करता है उस चीज़ के ऊपर वापस खड़े होने के लिए, उस चीज़ से फाइट बैक करने के लिए। अब ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये बेसिक बातें कर रहे हैं हम। एस्ट्रोलॉजी इतना आसान नहीं है, ज्योतिष इतना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, समझनी होंगी, देखनी होगी, और बहुत ठहराव के साथ समझने के बाद आप एक रिज़ल्ट पे आते हो। ओवरऑल वे में मैं कह सकता हूँ कि 11वां घर आपके गेन्स का है, आपके सोशल नेटवर्क का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, और ये ओवरऑल एक अच्छा भाव है। अगर यहाँ प्लैनेट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्लैनेट अच्छे माने जा रहे हैं। अब एकादश भाव के बाद आता है द्वादश भाव, 12th हाउस, 12वां घर, जिसे शास्त्र कहते हैं व्यय का भाव, खर्चे का भाव। देखिए, खर्चा एक अकेले पैसे का नहीं होता। इंसान कभी कभी खुद को खर्च कर देता है, अपने मेंटल पीस को खर्च कर देता है। उसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ पॉजिटिव वे में मेडिटेशन। इंसान ने अपनी सारी चीज़ें हटा दी और वो मेडिटेट कर रहा है, वो 12वां घर है। 12th हाउस आपके दान धर्म को बताएगा। 12वां घर एक्सपेंडिचर का भी है। आप जब भी खर्चा कर रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए आप खर्चा कर रहे हो, 12वां घर अगर एक्टिव है तो वो बताता है आप किस चीज़ पे स्पेंड करने वाले हो। 12वें घर में प्लैनेट या राशि बताएगा कि आप खर्चा करने वाले हो, और किस चीज़ पे करने वाले हो वो भी वही बताएगा। अब 12वां घर अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या बता सकता है, वो आपके हिडन टैलेंट को बताएगा। आपके अंदर ऐसा टैलेंट है जो आपने किसी को नहीं बताया है, वो आपका 12वां घर बता देगा। अब देखिए, 12वें घर से मैंने काफ़ी लोगों को डरता हुआ देखा है। वो डरने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। 12th हाउस आइसोलेशन के कारक है, अकेलेपन के कारक है। ये आइसोलेशन का मतलब क्या समझा जाता है? पागल खाना, वहाँ आपके कोई लोग नहीं रहेंगे, आप अकेले रहोगे। हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए, आप अकेले रहोगे। जेल में अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आप अकेले रहोगे, आपके साथी नहीं रहेंगे आपके साथ,
आपके फैमिली नहीं रहेगा आपके साथ। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड में आप चले गए, आप अकेले पड़ गए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी लोगों ने एक डर पैदा कर दिया है 12वें घर को लेके। परंतु 12वें घर में खाली आइसोलेशन नहीं है, मेडिटेशन भी है। देखिए हाउस हमने डिस्कस की है एकदम बेसिक लेवल पे। आप अपने चार्ट देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कौन से प्लैनेट है देखिए, कौन सी राशि है वो देखिए। ज़्यादा डीप में मत जाइएगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो। धीरे धीरे इस चीज़ को समझना होता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये बेसिक है तो बेसिक लेवल पे ही समझना है। और जब भी आप कोई भी चार्ट देखें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उसको नेगेटिव तरीके से ना देखें। मैंने आपको बार बार कहा है, कोई एक घर खाली एक चीज़ के लिए नहीं है। 12वां घर लोग कहते हैं कि खर्चे का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है, वो स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान है, वो आपके दान धर्म पुण्य का भी स्थान है, वो आपके पूर्वजों का भी स्थान है, वो आपके इमेजिनेशन का भी स्थान है, वो आपके फॉरेन सेटलमेंट का भी स्थान है। आज के डेट में लोग फॉरेन सेटलमेंट को अच्छा मानते हैं। पूर्वज ये समझते थे कि जो व्यक्ति फैमिली से दूर रहता है उसके पास कोई सुख नहीं है, परंतु आज का सिचुएशन वैसा नहीं है। तो ये चीज़ को मेरे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अष्टम भाव देख के मत डरिए। अष्टम भाव में आपका रिसर्च पावर है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप कितने बार लड़के वापस आगे बढ़ सकते हो। 8th हाउस हिडन सीक्रेट्स है। 8th हाउस में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हो। सेम तरीके से 6th हाउस बहुत ज़्यादा लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, ये है वो है। देखिए है, बट खाली उधर तक सीमित नहीं है। षड रिपु के घर है, छठे भाव में रोग ऋण शत्रु सारी चीज़ें हैं, मान लिया, परंतु उससे लड़ने का ताकत भी वही देगा। और देखिए जो हाउस को लोग बहुत ही अच्छा मानते हैं वो हाउस भी कभी कभी दिक्कत दे सकता है। इसको बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद ही समझा जा सकता है। तो कभी भी वन लाइनर आंसर आप मत एक्सपेक्ट कीजिए एस्ट्रोलॉजी में। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाली चीज़ है एस्ट्रोलॉजी। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो। और पहले कर्मों के सिद्धांत को समझिए और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए जब भी आप चार्ट देखेंगे। आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके बहुत काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।